हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फंडामेंटल राइट्स को हम डीप डिस्कशन कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल पर बात करेंगे जो कि आपके प्री और मेंस के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे आज अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 पे। देखिए, अनुच्छेद 16 जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है और इसमें आपको सरकारी नौकरियों में समानता की बात भी की जाती है और इसी आर्टिकल के अंदर जो है आरक्षण की भी बात की जाती है। तो इसमें दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो हम आर्टिकल 16 को पूरी तरीके से समझेंगे कि संविधान क्या कहता है और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि भारत में आरक्षण का मामला क्या है और शुरू से आज तक की वर्तमान स्थिति तक आरक्षण का क्या आज प्रारूप है भारत में, उस पर बात करेंगे। फिर हम आर्टिकल 17 पे बात करेंगे। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी को प्रतिबंधित करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। तो ये तीनों ही आर्टिकल आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आर्टिकल 16 में दो चीज़ें हैं। एक तो पूरा आर्टिकल 16 आपको पढ़ना है और उसके बाद इसमें जो आरक्षण का मामला है उस पर एक पूरी बड़ी क्लास करनी पड़ेगी अलग से। तो यदि आप सभी लोग कमेंट करोगे, ज़्यादातर लोग अगर इस संबंध में कमेंट करेंगे कि आरक्षण पर एक फुल क्लास होनी चाहिए मेंस के दृष्टिकोण से, तो फिर उसको मैं लेकर के आऊँगा। अदरवाइज जो है हम आगे स्वतंत्रता के अधिकार पर आर्टिकल 19 से आगे बढ़ जाएंगे। तो यदि आरक्षण पर आप चाहते हो कि एक बड़ी क्लास हो जिसमें आरक्षण के इतिहास से लेकर के, यानी शुरू से लेकर के और वर्तमान तक की पूरी स्थिति क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें हुई हैं, कौन कौन से केस हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हुए आज की स्थिति तक पहुंचा है देश, तो उस पर एक बड़ी क्लास के लिए आप कमेंट करेंगे तो क्लास होगी। हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। सबसे पहले हम अनुच्छेद 16 पर बात करेंगे। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में और नियुक्ति में अवसर की समानता मिलेगी। सीधा सा सरल शब्दों में आप समझें तो इसका मतलब है कि राज्य यदि कोई नौकरी निकालती है, कोई भर्ती निकालती है, यानी किसी भी प्रकार का लोक नियोजन करती है या नियुक्ति करती है, तो उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 16 के संदर्भ में आप एक बात ये नोट करें कि यह केवल नागरिकों के लिए है। केवल नागरिक, इसको केवल नागरिक प्राप्त कर सकते हैं, विदेशियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। अब इसमें कई क्लाज हैं। आर्टिकल 16 में कई क्लाज हैं, तो हम अलग अलग क्लाज को पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 16 क्लाज 1 क्या कहता है। आर्टिकल 16 क्लाज 1 कहता है कि लोक नियोजन में और नियुक्तियों में सभी को समान अवसर मिलेगा। यानी कि इसको शॉर्टकट में हम ऐसे लिखेंगे, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी आपको एम्प्लॉयमेंट में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अवसर की समानता, ये आर्टिकल 16 का एक कहता है। अब इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ आपसे ये पूछी जा सकती है कि क्या केवल भर्ती में ही अवसर की समानता मिलेगी या किन्हीं अन्य चीज़ों में, ये पूछा गया प्रश्न है। तो सिर्फ भर्ती की बात यहाँ नहीं की जा रही है। यहाँ पे भर्ती में भी अवसर की समानता मिलेगी, पदोन्नति में भी मिलेगी, जो भी सरकारी सेवाएं हैं, पेंशन मिलेगी उसमें भी मिलेगी, अवकाश जो छुट्टियाँ मिलती हैं उसमें भी सभी को समान अवसर मिलेगा। तो यहीं पर आप दो चीज़ें इसका मतलब नोट करेंगे। सरकारी नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी, इसमें देखिए भर्ती में भी मिलेगी। भर्ती, अवकाश अगर मिलता है तो सभी को समान अवसर मिलेगा। पदोन्नति अगर होती है तो इसकी भी बात करता है ये, पदोन्नति में भी, पेंशन की भी बात करता है, आदि में। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या इनमें भी अवसर की समानता है, तो बिल्कुल है, सबको प्रमोट होने का बराबर अधिकार मिलता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अवसर की समानता का मतलब क्या है, कि जो क्वालिफिकेशंस रखी जाती हैं किसी जॉब के लिए, क्या उसमें भी छूट मिल जाएगी, क्या उसमें उसको नहीं फॉलो किया जाएगा। अवसर की समानता का अर्थ मान लेते हैं कि आप
किसी पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, तो क्या उसमें एक जो कक्षा 8 पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो भी इस आर्टिकल की दुहाई दे सकता है कि अवसर की समानता मिलनी चाहिए? तो मैं अगर कक्षा 8 पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं भी नागरिक हूँ, तो मुझे भी इसमें अवसर की समानता क्यों नहीं मिल रही है? तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आप कर लें, अवसर की समानता का मतलब कतई यह नहीं है कि जो योग्यताएं निर्धारित की जाएंगी उनको समाप्त कर दिया जाएगा। हाँ, उस योग्यता के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको समान अवसर मिलेगा। यानी पोस्ट ग्रेजुएट अगर योग्यता निर्धारित की गई है तो सभी पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाएगा, फिर उससे कम पढ़े व्यक्तियों को उसमें समान अवसर नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ क्लियर रखिएगा। यानी कि अवसर की समानता का मतलब जो है, जो क्वालिफिकेशंस हैं उसको समाप्त करना नहीं है। तो ये है आर्टिकल 16(1). अब इसके बाद में हम देखेंगे आर्टिकल 16 क्लास 2, इसी के नीचे दिया हुआ है 16 क्लास 2। अब देखिए, ये भी हमारा अधिकार है और दूसरे में भी हमको एक अधिकार दिया गया है। इसमें भी राज्य को एक मनाही की गई है। इसमें राज्य से कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान और उद्भव के आधार पर किसी भी अवसर में अपात्र नहीं घोषित कर सकता है और ना उसको अयोग्य घोषित मतलब ना तो उसको अवसर की समानता से वंचित कर सकता है और ना ही उसको अपात्र घोषित कर सकता है। अब देखिए, आर्टिकल 15 में आपने जब पढ़ा था तो वहाँ पर 5 आधार की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें बढ़ गई हैं। ये आर्टिकल 16 आर्टिकल 15 से ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि यहाँ पर 2 आधार बढ़ गए हैं। देखिए, यहाँ पर 7 आधारों की बात की जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 आधार हैं, 7 आधारों पर, और वहाँ पर हमने आपको कितने बताए थे? 5 आधार बताए थे। 5 कौन से थे? हमने कहा था, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। वहाँ पर 5 की बात की जा रही है। यहाँ पर 5 ये तो हैं, 2 बढ़ा दिए गए, एक तो निवास स्थान बढ़ा दिया गया और दूसरा उद्भव बढ़ा दिया गया। तो 7 आधार यहाँ पर कौन हो गए? देखिए, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग, जन्म स्थान, ये तो वही 15 वाले ही हैं, और 2 इसमें बढ़ा दिए गए, उद्भव एवं निवास स्थान। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, निवास स्थान। यानी इन 7 आधारों पर किसी भी नागरिक को, इन 7 आधारों पर किसी को अपात्र नहीं तथा भेदभाव नहीं। तो देखिए, ये ज़्यादा व्यापक हो गया कि नहीं हो गया? इसमें 7 चीज़ें ले ली गई। उद्भव एक नई चीज़ आ गई और निवास स्थान एक नई चीज़ आ गई है। तो अब ये जो निवास स्थान वाला मामला है, इस पर जो है थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हुआ और फिर इसके लिए आगे एक फिर से क्लाज है जिसमें निवास स्थान के संदर्भ में कुछ संसद को जो है शक्तियाँ दी गई हैं कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने के लिए राज्य को अनुमति दी गई है कुछ हद तक। तो ये 2 तो हैं अधिकार। यानी कि आर्टिकल 16 में हम बात करें, अगर कोई आपसे पूछे कि आर्टिकल 16 में जो है अधिकार कहाँ हैं, तो ये 2 क्लाज जो हैं 1 और 2, इसी में अधिकार आपको दिए गए हैं। यही 2 आपके मौलिक अधिकार हैं। तो बाकी आगे जो क्लाज हैं वो इसमें कुछ अपवाद के विषय में बताया गया है। यानी इन अधिकारों को थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है, या आप कह सकते हो कि राज्य को कुछ शक्तियाँ दे दी गई हैं कि इनमें कुछ तोड़ मरोड़ वो कर सकता है, और वो सब हित में ही, जनता के हित में ही किया जाएगा। तो वो आप देखेंगे उसके बाद। तो पहले इन 2 चीज़ों को आप यहाँ पर नोट कर लें। ये क्या हैं? ये आपके अधिकार हैं। ये हैं आपके अधिकार, ये नागरिकों को मिले हैं, नागरिकों को ही। आर्टिकल 16 के सभी अधिकार नागरिकों को हैं। अब इसके बाद के जो क्लाज हैं वो राज्य को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, उन पे बात करेंगे। अब आर्टिकल क्लाज जो 3 है इसी का, 16 का 3, उसमें कहा गया है कि संसद को ये शक्ति है कि वो निवास स्थान के आधार पर
भेदभाव कर सकती है, यानी ऐसा कानून संसद बना सकती है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सके। तो अगला आर्टिकल जो आता है आर्टिकल 16(3), यहाँ पर संसद को शक्ति है, संसद को एक शक्ति दी गई है, एक पावर दी गई है, संसद को है, राज्य के विधानमंडलों को नहीं है। यानी निवास स्थान संबंधी कानून जो है वो संसद बनाएगी। तो संसद को शक्ति क्या है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, भेदभाव या आप कह सकते हो आरक्षण दे सकता है निवास स्थान के आधार पर। जैसे कि आप देखते हो कि निवास स्थान के आधार पर दो नागरिकों के बीच में भेदभाव किया जाता है। सिंपल सा, जिस फील्ड में आप हैं उसी से समझ लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस की जगह निकली है तो उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए यहाँ पर अलग प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, और वहीं पर अगर बिहार का कोई बच्चा उत्तर प्रदेश के पीसीएस में फार्म डालना चाहता है तो उसको दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। यानी हो सकता है उसको आरक्षण का लाभ मिले ना मिले, या उसके लिए सीटें कम हों। इस तरह से दो नागरिकों में भेदभाव किया जा सकता है निवास स्थान के आधार पर। जबकि अभी ऊपर वाला जो आर्टिकल था उसमें कहा गया था कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सबको बराबर हक मिलना चाहिए था, चाहे जिस आधार पे। तो ऐसा संसद प्रावधान कर सकती है कि किसी राज्य की सेवा में वो निवास स्थान को अनिवार्य बना सकती है कि आप यहीं के रहने वाले हों, अन्य जगह के रहने वालों को हम कम सीटें देंगे, या जो भी अपना प्रावधान वो करना चाहे। ये शक्ति किसको है? संसद को है। तो ये हो गया आर्टिकल 16(3). बहुत सरल है, बहुत ईजी है। सिंपल सा माइंड में आप बिठाएं कि आर्टिकल 16(1) में 16(2) में 2 अधिकार मिले और 3 से उसके अपवाद शुरू हो गए हैं। आर्टिकल 16(3) में एक अपवाद है, फिर आर्टिकल 16 क्लाज 4 इसमें एक अपवाद हो गया। अब देखिए ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 16 क्लाज 4, इसको बिल्कुल दिमाग में इसको रख लीजिए फिट करके, क्योंकि यही है आरक्षण। यहीं से आरक्षण जो है जन्म लिया और यहीं पर आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। जब भी आपसे कभी क्वेश्चन किया जाए कि भारत के संविधान में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कहाँ की गई है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 16 में। और अगर आर्टिकल 16 में और डीप पूछे तो आर्टिकल 16 क्लास 4 में यहाँ पर कहा गया है कि राज्य को ये अधिकार होगा कि वह जो है पिछड़े लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर सिर्फ पिछड़े लोगों की बात की गई है। किस आधार पे पिछड़े हैं, किनको पिछड़ा माना जाएगा, ये डिसाइड नहीं किया गया है संविधान में। ये बाद में राज्य डिसाइड करेगा कि हम किनको पिछड़ा माने, उसका आधार जाति हो या उसको हम कैसे माने। तो हम इस पे पूरा डिटेल क्लास करेंगे कि फिर माना क्या गया, जाति को माना गया या आर्थिक स्थिति को माना गया या किस आधार पे माना गया। लेकिन संविधान में सिर्फ ये कहा गया था कि राज्य जिसको चाहे, जिसको पिछड़ा समझती हो, यानी अगर वो देखे कि किसी क्षेत्र में जहाँ पे सरकारी नौकरियाँ निकाली जा रही हैं उसमें यदि लगता है कि किसी वर्ग विशेष का इसमें प्रतिनिधित्व बहुत कम है, यानी उस जाति धर्म या उस वर्ग के लोगों का इसमें कोई योगदान है ही नहीं, कम लोग हैं, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो यहाँ पर 16(4) में क्या कहा गया है? 16(4) में कहा गया है कि राज्य के अधीन सेवाओं में, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए, देखिए आर्टिकल 15 में जब पिछड़े लोगों की बात की गई थी तो वहाँ पे सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े शब्द प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ पे कहा गया राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण, इसकी बात की गई है कि पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। तो यहीं पर आरक्षण आ जाता है कि पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलेगा, और ये नागरिकों के लिए है। ये हमने पहले ही आपको बता दिया कि आर्टिकल 16 के जितने भी प्रावधान हैं वो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। तो अब यहाँ पर पिछड़े लोगों को कौन डिसाइड करेगा? तो राज्य डिसाइड करेगा, राज्य निर्णय करेगा, इस पे करेगा।
अब इस पे हम जब डिटेल क्लास लेंगे तो हम आपको बताएंगे कौन कौन से आयोग बने। राष्ट्रपति आयोग गठित करता है पिछड़े लोगों के लिए, तो कौन कौन से आयोग बने और फिर उन्होंने किस चीज़ को बताया कि कैसे आधार माना जाए कि कौन पिछड़ा है कौन पिछड़ा नहीं है, कितना आरक्षण दिया जाए, कैसे क्या किया जाए, वो हम एक अलग से क्लास करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ इतना समझें कि 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अब आरक्षण किसको मिलेगा, कैसे मिला, वो हम एक अलग से क्लास कर लेंगे। आर्टिकल 16(4) में 2 और क्लास हैं, 16(4) का, 16(4) खा, यानी 16(4) ए या बी, ए बी कहेंगे अंग्रेजी में और हिंदी में का खा कहेंगे। तो इसमें 2 चीज़ें और आ जाती हैं, तो इसी के अंतर्गत आपका हो जाएगा एक आर्टिकल 16(4) ए। 16(4) ए देखो यहाँ पर सेवाओं में भर्ती की बात की गई थी। 16(4) ए जो है वो पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है, इसको बाद में जोड़ा गया है। तो ये पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाए ऐसा प्रावधान करता है। पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण एक संविधान संशोधन के द्वारा जो है SC ST के लिए दिया गया। तो ये है SC और ST के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। इसमें OBC नहीं है, आप देखेंगे तो इसमें SC ST के लिए पदोन्नति में यानी प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा। और ये जो है संविधान संशोधन कौन सा था पूछा जा सकता है आपसे, तो ये संविधान संशोधन था ये 77वां जो किया गया था 1995 में। 77वां अमेंडमेंट था और 1995 में किया गया था और प्रमोशन में भी आरक्षण दिया गया। अब इसके बाद आर्टिकल, इसका अगला जो है आर्टिकल 16(4) बी यानी 4 खा। इसमें क्या है, जब आरक्षण की हम क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि ये चीज़ें कैसे क्या हुई थी, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, तो ऐसा करना पड़ा था। तो 16(4) बी में क्या है, 16(4) बी में जो है कैरी फॉरवर्ड को लाया गया, यानी बैकलॉग जिसको आप बोलते हो। तो इसमें एक सिद्धांत लाया गया कैरी फॉरवर्ड, या आप इसे बोलते हैं इसको हिंदी में बोलेंगे अग्रनयन या बैकलॉग, अंग्रेजी में भी बोलते हैं बैकलॉग, अग्रनयन, जैसा भी ट्रांसलेशन आ जाए, कैरी फॉरवर्ड, बैकलॉग या अग्रनयन, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये इसमें 16(4) बी में लाया गया और ये भी एक संविधान संशोधन के थ्रू लाया गया था। तो इसको भी आपसे पूछा जा सकता है कौन से संविधान संशोधन से ये लाया गया था। तो ये संविधान संशोधन था संविधान संशोधन 81, और इसको जो है 81 संविधान संशोधन 81 आई थिंक ये 2000 में, इसको ज़रा आप कंफर्म कर लीजिएगा, 2000 या 2001, बस यही 2 में से होगा। तो संविधान संशोधन 81 2000 में आप लिख लीजिए, शायद 2000 ही सही है। तो ये 16(4) बी में कैरी फॉरवर्ड लाया गया। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि आरक्षण जब दिया जाता है ये जो SC ST के लिए, तो अग्रनयन या बैकलॉग क्या सिस्टम है इसको हम डिटेल में भी समझेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ समझ लीजिए कि जैसे कि मान लेते हैं कि 100 सीट थी, 100 सीट किसी भर्ती में निकाली गई और उसमें मान लेते हैं कि आरक्षण की 15 सीटें थीं, आरक्षण की 15 सीटें आरक्षित थी, इसमें 15 सीटें जो है किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित थीं। इस 100 में से टोटल ये थी कुल सीट, और ये 2020 की भर्ती है, मान लिया 2020 में भर्ती हुई 100 सीट थी जिसमें आरक्षित 15 थी। लेकिन ये पिछड़ा वर्ग है, कोई कमज़ोर वर्ग है, तो यहाँ पर सारी सीटें नहीं फुल हो पाई क्योंकि कोई भी कारण रहा हो, फार्म कम पड़े
या लोग पास नहीं हो पाए, यानी जो एक मिनिमम क्राइटेरिया था उसको नहीं पार कर पाए, या योग्यता नहीं थी लोगों के अंदर, और मान लेते हैं कि इसमें से 10 सीटें ही भर पाई, 5 सीटें रह गईं। तो अब यहाँ पे इसमें से 10 भर गई, 5 रह गईं, 5 सीटें खाली रह गईं। तो जब अगले वर्ष निकाली जाएगी वैकेंसी, यानी मान लेते हैं कि उसी में 2021 में फिर से वैकेंसी निकाली गई और फिर से सीटें निकाली गई 100, और इसमें भी 15 आरक्षित होंगी, क्योंकि आरक्षण तो उतना ही है परसेंट में, तो इसमें फिर 15 आरक्षित होंगी। अब यहाँ पर पिछले साल जो इस आरक्षित में की 5 सीटें भरने को रह गई थी वो यहाँ ले आ जाएंगी, यानी 5 इसमें प्लस कर दी जाएंगी, ये 20 सीट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ कैरी फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ा दी गई और इनको अलग गिना जाएगा, यानी कि इसको ये नहीं माना जाएगा कि आरक्षण के नियम का उल्लंघन कर रही हैं। आरक्षण का अधिकतम सीमा 50% होता है, तो जब ये 5 सीटें यहाँ पे आ जाएंगी तो 5% बढ़ जाएगा ना, तो वो उसमें नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये पिछले साल का खाली वाला है, तो ये 5% बढ़ जाएगा, लेकिन इसको अतिरिक्त माना जाएगा। तो यही कहलाता है बैकलॉग। तो बैकलॉग की भर्तियाँ निकाली जाती थी, तो इसका सिस्टम लाया गया था 81वां संविधान संशोधन 2000 से, और इसको आर्टिकल 16(4) ख या 4(b) में रखा गया है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 16(4) जो है वो आरक्षण की व्यवस्था करता है, भर्ती में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण और बैकलॉग, ये तीनों चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। अब हम आर्टिकल इसके बाद देखेंगे 16(5). आर्टिकल 16(5). अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ज़रा समझें कि जो आर्टिकल 16 है वो किस आरक्षण की बात करता है। ये सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, और इसमें कोई भी समय सीमा संविधान में नहीं वर्णित है। जैसा कि आप एक पढ़ते हैं कि प्रारंभ में आरक्षण 10 वर्ष के लिए दिया गया था और बाद में उसको 10-10 साल करके बढ़ाया गया, और अभी जो लेटेस्ट संशोधन करके जो बढ़ाया गया है वो अब कुल मिला के 80 वर्ष हो गया है। यानी 1950 में संविधान लागू हुआ था। इसको आप ऐसे देखें कि 1950 में संविधान लागू किया गया था और 10 वर्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। पहले मैं बता दूं कि मैं इस आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, ये राजनीतिक आरक्षण की मैं बात कर रहा हूं। कौन सा आरक्षण? राजनीतिक आरक्षण। ये वाला आरक्षण में समय सीमा दी गई थी। इसको मैं ज़रा मिटा के आपको क्लियर बताता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। फिर हम 16(5) को पढ़ेंगे। ये जो 16(4) में दिया गया है ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, ये राजनीतिक आरक्षण नहीं है। यानी कि ये संसदीय विधानसभा ये जो सीटें होती हैं वहाँ पे जो आरक्षण होता है ना, कि आप देखते हो कि आपके यहाँ चुनाव में कोई सीट आरक्षित होती है, तो वो आरक्षण जो है सीटों का आरक्षण वगैरह वो 16(4) के अंतर्गत नहीं आता है। वो आरक्षण राजनीतिक आरक्षण है, वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। और ये जो 16(4) में हमने बताया ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, ये जनसंख्या के अनुपात से नहीं होता है। इसमें राज्य तय करता है कि कौन पिछड़ा है और कितना आरक्षण किसको दिया जाएगा, ये राज्य तय करेगा। उसकी जनसंख्या से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये राज्य देखेगा, वो अपना कोई कमेटी बनाए, कोई आयोग बनाए, जांच करवाए कि इस फील्ड में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है या ज़्यादा है, कैसा है, तो फिर आरक्षण तय किया जाता है। जो राजनीतिक आरक्षण है वो एक अलग चीज़ है और उसमें जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। तो ज़रा उसको एक जगह कहीं पे आप नोट डाउन कर लें कि जो राजनीतिक आरक्षण है वो क्या है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कहीं कि आपसे पूछ दिया जाए कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की समय सीमा क्या है, तो आप उसको कहीं 10 वर्ष ना टिक कर दीजिएगा, क्योंकि संविधान में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। ये राजनीतिक आरक्षण की समय सीमा 10 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो राजनीतिक आरक्षण जो था, राजनीतिक आरक्षण ये प्रारंभ में 10 वर्ष था। इसको 10 वर्ष के लिए रखा गया था। राजनीतिक आरक्षण का मतलब आप समझ गए, चुनाव में जो सीटें होती हैं आरक्षित उनकी बात की जा रही है, उस प्रकार का। तो प्रारंभ में 10 वर्ष इसको रखा गया था और बाद में इसमें संशोधन द्वारा बढ़ाया गया।
संशोधन द्वारा बढ़ाया गया, बार बार बढ़ाया गया 10 वर्ष करके, और वर्तमान में कितना हो गया है ये, वर्तमान में 80 वर्ष कर दिया गया है। यानी अभी लेटेस्ट में फिर 10 वर्ष बढ़ा करके इसको 80 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि 1950 में ये लागू हुआ था संविधान, तो अब 2030 तक ये बढ़ा दिया गया है। तो 80 वर्ष हो गए, 50 उधर 30 इधर, यानी तब तक ये आरक्षण रहेगा। और उसके बाद फिर जो है इसको आगे क्या करना है वो संसद सोचेगी। तो प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए ये राजनीतिक आरक्षण रखा गया था। अच्छा, ये राजनीतिक आरक्षण जो है वो हमको संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो ये है आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 के तहत जो है आपको ये आरक्षण दिया जाता है, राजनीतिक वाला। ये जो है आर्टिकल 330 द्वारा जो है संसद में, और आर्टिकल 332 विधानमंडल में ये आरक्षण हमको मिलता है। यानी संसद में जो सीटें आरक्षित होती हैं वो आर्टिकल 330 के तहत हैं, आर्टिकल 332 के तहत विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण होता है। और एक आर्टिकल आपको जानना है, आर्टिकल 334। तो ये है आर्टिकल 334, ये आर्टिकल 334 है। यानी कि 3 आर्टिकल यहाँ पर आप राजनीतिक आरक्षण अगर आपसे कोई पूछे तो सीधे सीधे 3 आर्टिकल आपको बताने हैं। 330 संसद में सीटों का आरक्षण, 332 विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण, और 334 में आरक्षण की समय सीमा बताई गई है। तो शुरुआत में वो 10 वर्ष थी और उसको संशोधनों के द्वारा बढ़ा करके उसको अब वर्तमान में इसको टोटल 80 वर्ष तक लाया गया है। तो ये 2030 तक हो गया। और ये लेटेस्ट वाला संविधान संशोधन है 104, 104वां संविधान संशोधन है, जिसमें SC ST के लिए आरक्षित किया गया। देखिए OBC के लिए नहीं, SC ST के लिए आरक्षित किया गया है सीटें, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है आरक्षण को। और इसमें एक जो एंग्लो इंडियंस को सीटें मिलती थी उनको समाप्त कर दिया गया है, यानी उनको 10 वर्ष आगे नहीं बढ़ाया गया है। 104वां संविधान संशोधन, हम लेटेस्ट जब संविधान संशोधन करेंगे तो आपको हम बताएंगे। तो ये जो वर्तमान में 80 हो गया है, ये 104वां संशोधन है। इसके द्वारा जो है 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, 10 वर्ष बढ़ाया है SC और ST का सीटें, लेकिन एंग्लो इंडियन की समाप्त कर दी हैं। आपको पता है कि एंग्लो इंडियंस की सीटें रहती थीं। आप कमेंट करके बताइए कि संसद में एंग्लो इंडियंस की कितनी सीटें थीं, तो उनको नहीं आगे बढ़ाया गया, यानी उनको समाप्त कर दिया गया। तो ये है आपका राजनीतिक आरक्षण। अब इसका आर्टिकल 16(4) से कोई लेना देना नहीं है, ये जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। तो समय सीमा इसमें थी, और इसको जो है देखिए एंग्लो इंडियन का समय सीमा समाप्त कर दिया गया, तो उनका आरक्षण अब राजनीतिक आरक्षण जो है वो 2 सीटें जो थी उनकी वो समाप्त हो गई। अब आ जाते हैं 16(4) तक हमने बात कर ली थी। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 16(5) क्या कहता है। आर्टिकल 16 क्लास 5, 16(5) आर्टिकल 16 क्लास 5 क्या कहता है। देखिए कुछ धार्मिक संस्थाएं होती हैं, अगर राज्य के वित्त द्वारा संचालित या राज्य के अधीन प्रबंधन में कोई धार्मिक संस्था है तो वहाँ पर भी तो सीटें होती, वहाँ पर भी नौकरी दी जाती है लोगों को। तो राज्य के अधीन वहाँ पर भी सरकारी नौकरियाँ निकाली जाती हैं। तो वहाँ पर चूँकि अवसर की समानता की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अवसर की समानता नहीं होगी। आर्टिकल 16(5) कहता है कि अगर धार्मिक संस्थानों में कोई सरकारी नौकरी निकाली जाती है, इसका मतलब है वो धार्मिक संस्था जो है वो सरकारी प्रबंधन के अधीन है, तो वहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव राज्य कर सकता है। यानी कि अगर वहाँ पर उसी धर्म से संबंधित व्यक्ति को भर्ती किया जाना राज्य समझता है तो वो उसी धर्म के लिए उस सीट को रिजर्व कर सकता है। उदाहरण के लिए कोई हिंदू धर्म से संबंधित कोई संस्था है, सरकार के अंतर्गत आती है, तो वहाँ पर सरकार उस पद के लिए हिंदू धर्म के लिए ही व्यक्ति को रख सकता है। इसी तरह अन्य धर्म के लिए, इस्लाम धर्म, अन्य धर्म के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कोई दरगाह है या कोई ट्रस्ट मंदिर है,
तो वहाँ पर अवसर की समानता धर्म के आधार पर नहीं होगी। तो ऐसा एक 16 क्लास 5 में राज्य को छूट दी गई है। तो आप इसमें सरल शब्दों में लिखेंगे कि धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के व्यक्ति के नियोजन का प्रावधान, ये इसमें बता दिया गया, क्योंकि वहाँ पर भी कोई विवाद न उत्पन्न होने पाए, कोई व्यक्ति ये न कहने पाए कि यहाँ पर अवसर की समानता क्यों नहीं है। तो कौन सी धार्मिक संस्था है जहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप है, तो ऐसी जगहों पर उसी धर्म, जिस धर्म का वो है, उसी धर्म के व्यक्ति का नियोजन किया जा सकता है इसमें, और इसमें कोई आपत्ति की बात भी नहीं है। तो आर्टिकल 16(5) ये कहता है। अब आते हैं आर्टिकल 16(6) जो बिल्कुल लेटेस्ट है, और इसको अभी 103 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और आर्टिकल 15 में भी हमने क्लास 6 पढ़ा था, आर्टिकल 15 में भी जोड़ा गया और आर्टिकल 16 में भी जोड़ा गया। और आर्टिकल 15 में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संदर्भ में था, और यहाँ सरकारी नौकरियों के संदर्भ में है। तो आर्टिकल 16(6) को आप जो है ये नया है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे। आर्टिकल 16 क्लास 6 103 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये जो है संविधान संशोधन 103वां आप लिखें, 103वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें भी आरक्षण की बात की गई है। तो इसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनके लिए 10% का अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है। अतिरिक्त शब्द इसलिए कहा क्योंकि किसी भी राज्य में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। हम एक अपवाद पे भी बात करेंगे बाद में, उसमें जब हम आरक्षण की बड़ी क्लास करेंगे तो हम देखेंगे कि एक राज्य ऐसा भी है जहाँ पर 50% से ज़्यादा आरक्षण है, और वो क्यों है उस पर भी बात हम करेंगे। लेकिन एक जो सामान्यतः नियम है कि किसी भी राज्य में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये 10% बढ़ा दिया गया, तो ये अतिरिक्त आरक्षण माना जाएगा, यानी इसको उस 50 वाले में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर किसी राज्य में, जैसे कि हम यूपी की बात करें, तो यूपी में जैसे 49.5% आरक्षण है, 27% ओबीसी को है, और 15% जो है SC ST को है, और 7.5% जो है ST को है, 15 SC को है। तो ये टोटल मिला के आपका 49.5% हो जाता है। तो इस तरह से जब यहाँ 10% ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, EVS को, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये 49.5 और ये 10 मिला के 59.5 हो गया, नियम का उल्लंघन हो गया। इसको उसमें नहीं जोड़ करके इसको अतिरिक्त माना जाएगा अलग से। तो यही इसमें किया गया है। इसमें 103वां संविधान संशोधन में किसको आरक्षण दिया गया है, इसमें देखिए आर्थिक, इसको बहुत कायदे से आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये नया मुद्दा है। आर्थिक रूप से पिछड़े जो व्यक्ति हैं, उनको जो है 10% अतिरिक्त आरक्षण, 10% आरक्षण आप लिखें पहले, 10% आरक्षण, ये इसमें व्यवस्था की गई है। आर्थिक रूप से पिछड़े का मतलब है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी इसको बोलते हैं EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। अब इसमें 2-3 बातें आपको जाननी हैं कि जो आर्टिकल 4B हमने अभी आर्टिकल 16(4) बताया था जिसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें यह कहा गया है कि जिन लोगों को 16(4) के तहत आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उनको इसमें नहीं मिलेगा, उनको इसमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिखें कि सबसे पहला चीज़ तो क्या है कि 16
4, इसमें भी तो आरक्षण दिया गया है। तो 16(4) में जिन्हें आरक्षण मिल गया है, आरक्षण मिला यानी उनको लाभ मिला है, उन्हें इसमें नहीं मिलेगा, यानी एक ही जगह आपको मिलेगा। तो एक तो ये शर्त हो गई। अब दूसरी शर्त ये आती है कि ये EWS है कौन, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण राज्य करेगा। इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य करेगा। यानी किसको हम मानेंगे कि आर्थिक रूप से पिछड़ा है? तो आर्थिक रूप से पिछड़ों का निर्धारण कौन करेगा? निर्धारण राज्य करेगा। किसको वो माने EWS, किसको नहीं माने, वो राज्य करेगा। और ये जो आरक्षण है, ये 10% आरक्षण जो किया गया आरक्षण, यह आरक्षण सीमा से बाहर होगा। आरक्षण सीमा कितनी है? 50% से अतिरिक्त होगा। ये भी कह गया कि अतिरिक्त होगा। ऐसा कोई ना कहे कि इसको मिला करके ज़्यादा हो गया तो इसको हटाइए। तो ये 3 चीज़ें इसके संदर्भ में आपको जाननी है। अब हम इसमें आपको ये भी बता दें कि जो नियम बनाए गए उसके आधार पर EWS किसको माना जा रहा है। EWS किसको माना जा रहा है? तो EWS के लिए जो शर्तें की गई हैं उसको भी ज़रा आप संक्षिप्त में देख लें। EWS कौन है? तो EWS में कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, यानी जिस परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है, वो क्या माना जाएगा? वो EWS माना जाएगा। अब परिवार का मतलब यहाँ पर कौन है, इसको भी आपको समझना है। तो EWS कौन होगा? जिसका परिवार की आय कितनी होनी चाहिए? 8 लाख वार्षिक से कम, ऐसा हो। अब यहाँ परिवार का मतलब क्या है? परिवार का मतलब यह है कि वो व्यक्ति, उसके माता पिता, उसके नाबालिग भाई बहन और उसके नाबालिग बच्चे, ये टोटल मिलाकर के परिवार कहलाता है। परिवार का मतलब है व्यक्ति तो जिसका बन रहा है वो व्यक्ति प्लस उसके माता पिता प्लस नाबालिग भाई बहन प्लस नाबालिग बच्चे, और पति पत्नी, यानी अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी और अगर महिला है तो उसका पति। इतने लोगों की इनकम जोड़ी जाएगी। उस व्यक्ति का जितना कमाता हो, उसके माता पिता की क्या आय है, और यदि उसके कोई भाई बहन है और अभी वो 18 साल से कम है तो वो इसी परिवार में आ जाएंगे। अगर वो 18 साल से ऊपर है तो उनका परिवार अलग माना जाएगा। और अगर उनके कोई बच्चे हैं जो 18 साल से कम हैं तो उनकी अगर कोई इनकम है तो वो भी इसमें आएगी। और पति और पत्नी, यानी उसका पति या उसकी पत्नी, ये सब परिवार में है। इनकी सबकी आय मिला के 8 लाख रुपए से कम अगर है तो ये EWS में जोड़ा जाएगा। और इसमें कुछ और शर्तें हैं, ज़मीन वगैरह की हैं। जैसे कि कहा गया कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का जो है फ्लैट है तो EWS नहीं माना जाएगा। या फिर ज़मीन की शर्त लगाई गई कि अगर 5 एकड़ से अधिक एग्रीकल्चरल लैंड है, कृषि योग्य भूमि है, तो उसको EWS नहीं माना जाएगा। अगर शहर में 100 गज का कोई प्लाट है, जगह है, या ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज का है कोई प्लाट, तो उसको भी EWS नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से ये जो है इसमें कुछ शर्तें हैं। इसको और डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आर्टिकल में इतना आपके लिए जानना ज़रूरी था जो हमने आपको बता दिया कि 10% आरक्षण EWS को दिया गया है। यहाँ पे 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि ये तो हमने बता दिया। दूसरा आप लिखिएगा कि 5 एकड़ से अधिक ज़मीन होने पर अयोग्य हो जाएंगे। और अगर शहर में आपका 1000 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट है, जो फ्लैट होता है, तो वो भी EWS नहीं माना जाएगा। तो ये है EWS। इतने आर्टिकल 16 में प्रावधान किए गए हैं। अब एक चीज़ आती है कि आरक्षण में एक क्वेश्चन उठता है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई महिला है और अगर वो
दूसरे वर्ग में शादी कर लेती है जा करके। कोई मान लेते हैं कि कोई सामान्य महिला है और वो किसी आरक्षित श्रेणी में जा करके विवाह कर लेती है, तो क्या उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे उस पर्टिकुलर महिला को जीवन भर उसी श्रेणी में गिना जाएगा जिसमें वो मूलतः थी, यानी वो सामान्य वर्ग की थी तो उसको सामान्य ही माना जाएगा। और हाँ, उसको उसका जो परिवार है वो तो आगे आरक्षण का लाभ वो लेंगे, लेकिन उस महिला को नहीं मिलेगा। तो ये जो है शादी से इस तरह से फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि इसका लोग दुरुपयोग करना शुरू कर देते आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए, इसलिए ऐसा किया गया है। ये एक निर्णय हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। एक महिला थी, उन्होंने आरक्षण का अनुचित लाभ ले लिया था चुनाव में, और वो सामान्य वर्ग की महिला थी और उनका जो है आरक्षित श्रेणी में विवाह हुआ था। फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो जीत भी गई, लेकिन बाद में जो प्रतिद्वंदी था वो भी महिला थी, उनको किसी तरीके से बात पता हो गई और उन्होंने केस कर दिया था। तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि इस महिला की जो उम्मीदवारी है उसको अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि ये आरक्षित श्रेणी की थी ही नहीं, तो फिर आरक्षित सीट पे चुनाव कैसे लड़ा। तो वो केस का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो केस का नाम जो है आप मीरा कांवरिया वर्सेस सुनीता नाम से केस था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मीरा कांवरिया वर्सेस सुनीता वो केस था। तो ये है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 को हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। अब इससे बात आती है, जो आरक्षण इतनी देर से मैं बता रहा हूँ वो इतना सरल भी नहीं है। जितनी सरलता से आपने इसे समझ लिया है वो इतना सरल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विवाद भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम केस हैं, तमाम निर्णय हैं, और धीरे धीरे करके इसमें तमाम बार संशोधन हुआ है। तो उस पर हम एक डिटेल क्लास यदि आप चाहेंगे तो करेंगे कि आरक्षण शुरू से लेकर के, आज़ादी से लेकर के और वर्तमान तक क्या क्या सिचुएशन रही है। अब हम आर्टिकल 17 पे बात करते हैं। आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 आप बखूबी जानते होंगे कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत किया गया। इसमें अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत इसमें किया गया था। और हमने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनको क्रियान्वित करने के लिए संसद को अधिनियम बनाना पड़ता है। यानी उसमें लिखा तो है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा, यानी अस्पृश्यता का व्यवहार करना जो है गलत है, दंडनीय है, अपराध है। तो अब संसद ये तय करेगी कानून बना करके कि अस्पृश्यता है क्या, अस्पृश्यता के लिए उल्लंघन करने पर इसका क्या दंड होगा, क्या प्रक्रिया होगी। तो इसके लिए संसद ने कानून बनाया। तो अस्पृश्यता का अंत यहाँ पर किया गया और संसद ने इसके संदर्भ में कानून बनाया। संसद ने यहाँ पर जो है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया था। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम अधिनियम 1955 ये जो है पारित किया गया था। और इसका जो है 1976 में इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदला 1976 में, और वर्तमान में इस अधिनियम का नाम है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976, ये उसी का नया नाम है। इसमें बताया गया सब कुछ है कि अस्पृश्यता क्या है और इसके लिए क्या है। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अब इसके अगर आप इसका व्यवहार में करते हैं तो इसमें दंड मिलेगा, और ये नागरिकों के खिलाफ भी है और राज्य के खिलाफ भी है, और व्यक्तियों के खिलाफ भी है और राज्य के खिलाफ है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, ना तो राज्य ऐसा कर सकता है भेदभाव, और ना ही कोई व्यक्तिगत स्तर पे व्यक्ति भी कर सकता है।
तो ये किसके किसके खिलाफ है? इसमें किसको कहा गया है? इसमें राज्य भी नहीं कर सकता है प्लस व्यक्ति भी नहीं कर सकता है, दोनों के खिलाफ है ये। तो इसके आधार पर क्या चीज़ है अस्पृश्यता? तो अस्पृश्यता में जो है कई चीज़ें कही गई हैं। आप थोड़ा सा संदर्भ में समझें कि अस्पृश्यता का मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है। अस्पृश्यता जैसे किसी को पूजा से रोकना, यानी कि आप कहीं पूजा स्थल पे किसी को रोक रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों में जैसे होटल, मनोरंजन के स्थल, जैसे आर्टिकल 15 में भी कहा गया था, तो यहाँ पे भी कहा गया है सार्वजनिक स्थलों पर मना करना या किसी का अपमान करना, अस्पृश्यता का नाम लेकर के अपमान करना, ऊंच नीच समझना। ठीक है, अपमान किसी का आपने किया तो ये भी अस्पृश्यता है। अगर आपने व्यापार में भेदभाव किया इसके नाम पर, तो वो भी आपका माना जाएगा कि हम आपको सौदा नहीं बेचेंगे या आपसे खरीदेंगे नहीं कुछ, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने कोई पुस्तक लिखी, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई या कुछ भी आपने अपने किसी सिद्धांत में, अपने किसी दर्शन में और इतिहास का साक्ष्य दे करके या किसी भी तरीके से अगर आपने अस्पृश्यता को सही ठहराने की कोशिश की, तो यह भी जो है अस्पृश्यता मानी जाएगी, अस्पृश्यता व्यवहार माना जाएगा। यानी कि आप कोई सिद्धांत, कोई दर्शन, कोई पुस्तक, कोई इतिहास के आधार पर अस्पृश्यता को अगर सही ठहराने की कोशिश करते हैं, अस्पृश्यता को सही ठहराना, तो ये भी जो है अस्पृश्यता मानी जाएगी कि आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप उसको सही बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं, आप इसमें तमाम सी चीज़ें तार्किक रूप से सोच सकते हैं कि ऐसा करने पर क्या है, इसको अस्पृश्यता माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यानी अब अस्पृश्यता क्या है, ये दंडनीय अपराध माना जाएगा, दंडनीय अपराध है। और ये एक जो है निरपेक्ष अधिकार है और इसको जो है आर्टिकल 17 के तहत समाज में बराबरी का स्तर लाने के लिए बनाया गया है और इसीलिए इसको समानता के अधिकार में रखा गया है। तो ये है आर्टिकल 17। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 18 क्या है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियाँ जो दी जाती थीं बहुत समय अंग्रेज़ों से समय से और उसके पहले से भी राजा महाराजा लोग भी उपाधियाँ दे देते थे। जैसे किसी को राय बहादुर की उपाधि दे दी, किसी को नाइट की उपाधि दे दी, बहुत सी इस तरह से उपाधियाँ अंग्रेज़ दिया करते थे, कैसरे हिंद दे दिया। तो ये सब उपाधियों से समाज में ऊंच नीच पैदा होते थे कि यानी जो उपाधियाँ प्राप्त व्यक्ति थे उनको थोड़ा सा ऊंचे दर्जे का मान लिया जाता था कि ये भाई राय बहादुर हैं, ये कैसरे हिंद हैं, ये नाइट हैं। तो ये बहुत सी उपाधियाँ दी जाती थीं। तो सरकार ने जो है आर्टिकल 18 बना करके कहा उपाधियाँ जो है नहीं दी जाएंगी, यानी उपाधियाँ का अंत कर दिया उसने, जो आर्टिकल 18 में प्रावधान किया गया। अब इसमें सेना और विद्या के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में जो उपाधियाँ दी जाती हैं, तो वो उपाधियाँ अलंकरण हैं, वो उनको अलाउ है, वो दी जाएंगी। और जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये चीज़ें, और विद्या के क्षेत्र में जैसे कि डॉक्टर की उपाधि है, ये एजुकेशन के फील्ड में। तो सेना और विद्या के क्षेत्र में जो उपाधियां दी जाती हैं वो मान्य है, उनके अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर आर्टिकल 18 देखें क्या है। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 क्या करता है, उपाधियों का अंत। केवल जो है सेना एवं विद्या के क्षेत्र में दी जा सकती हैं। विद्या के क्षेत्र में अनुमति है, सेना और विद्या के क्षेत्र में अनुमति है उपाधियों को, बाकी किसी क्षेत्र में अनुमति नहीं है। अब यहाँ पर एक विवाद खड़ा हुआ 1954 से।
1954 में जो है भारत रत्न ये सब पुरस्कार, पद्म पुरस्कार देना शुरू किए गए और इसमें जो है विवाद ने जन्म लिया कि इनको क्या माना जाए, इनको उपाधि माना जाए या ना माना जाए। तो इस पे कुछ विवाद है और फिर जो है मामला कोर्ट में पहुंच गया। तो ये प्रावधान इसमें है। दूसरा प्रावधान देखिए कि कोई भारत का नागरिक है तो वो विदेश से भी कोई उपाधि या जो है भेंट स्वीकार नहीं कर सकता है। तो अगर कोई भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक विदेश से उपाधि नहीं ले सकता, उपाधि नहीं प्राप्त करेगा, मनाही है। यानी कि आप अपने देश से नहीं तो दूसरे देश से भी उपाधि नहीं प्राप्त करेंगे। अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में रह रहा है और हमारे यहाँ किसी पद पे या विश्वास के पद पे, वो हमारे राज्य के अधीन अगर वो पोस्टेड है, काम कर रहा है और उसके देश से कोई उसको उपाधि मिलती है या कहीं अन्यत्र जगह से, तो वो भी नहीं ले सकता है। उसको अगर वो उपाधि लेनी है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो उसमें देखिए भारत के व्यक्ति को तो पूरी तरीके से मनाही है। अगर कोई गैर नागरिक व्यक्ति है, यानी दूसरे देश का हमारे देश में काम कर रहा है, गैर नागरिक व्यक्ति जो राज्य के लाभ या विश्वास के पद पर है, तो वह राष्ट्रपति के अनुमति से ऐसा कर सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि ले सकता है, क्योंकि वो दूसरे देश का है, उपाधि ले सकता है, लेकिन उसको हमारे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारे वहाँ काम कर रहा है। तो इसको हमारे देश के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी और हमारे देश का नागरिक है तो वो नहीं ले सकता है। अगर हमारे देश का कोई नागरिक किसी लाभ या विश्वास के पद पर जो काम कर रहा है और उसको कोई विदेशी व्यक्ति अगर देना चाहे पुरस्कार, तो वो क्या प्राप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पर तो केवल नागरिक की बात की गई है, यहाँ पे आम नागरिक की बात की गई है, लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है वो ऐसा नागरिक जो यहाँ लाभ या विश्वास के पद पर बैठा है। जैसे मान लेते हैं कोई प्रधानमंत्री है या इस तरह से किसी पद पर है, तो तमाम विदेश के लोग उसको भी तो भेंट, पुरस्कार और उपाधियाँ देते रहते हैं। तो क्या वो प्राप्त करे या ना प्राप्त करे, तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति से वो प्राप्त कर सकता है। तो भारत का नागरिक, देखिए भारत का नागरिक, यहाँ भी भारत का नागरिक है जो लाभ के पद पर है, लाभ या विश्वास के पद पर है, विश्वास के पद पर है, तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से प्राप्त कर सकता है, कर सकता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनको साउथ अफ्रीका की सरकार कोई देना चाहती है उपाधि या भेंट या पुरस्कार। जैसे देखते नहीं, आप जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो कहीं उनको तलवार भेंट की जाती है, कहीं उनको मुकुट भेंट किया, मतलब कोई भी जिस देश का जैसे परंपरा है तो पुरस्कार देते हैं लोग। तो भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते पुरस्कार अगर वो ना ग्रहण करें तो उस देश का अपमान होता है। तो ऐसे में वो पूर्व पहले से कार्यक्रम निर्धारित होता है, तो राष्ट्रपति से अनुमति उनको मिलती है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आम नागरिक ऐसा नहीं कर सकता है। तो और दूसरे देश का जो व्यक्ति है वो हमारे यहाँ अगर काम कर रहा है और वो अपने देश से उपाधि लेना चाहे तो भी उसको हमारे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप हमारे अधीन काम कर रहे हैं। तो ये हो गया उपाधियों का अंत। अब ये हमने बताया इसमें सेना एवं विद्या के क्षेत्र में अलाउ है। अब एक नई प्रॉब्लम आई जब यहाँ पर पद्म पुरस्कार देना शुरू किए गए, यानी भारत रत्न देना शुरू किया गया और पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री 1954। तो उसके बाद में इसमें विवाद होना शुरू हुए कि इनको क्या उपाधि माना जाए या ना माना जाए। तो इस पर थोड़ा सा एक डिस्कशन हम करेंगे कि इनको उपाधि माने या ना माने, तो इसके संदर्भ में क्या नियम है। देखिए 1954 से देखिए भारत रत्न है, दिया जाता है हमारे देश में, पद्म पुरस्कार हैं,
पद्म पुरस्कार आपको पता है 3 है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो भारत रत्न, पद्म पुरस्कार में आपको पता है कि दिया जाता है पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री, ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इन पर समय समय पर उठती थी आवाज़ कि ये भी तो उपाधियां हैं और सरकार इनको क्यों दे रही है। तो 1977 में जब एक गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार आई, मोरारजी देसाई, तो उस समय 1977 से 1979 तक इन पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे बनता है, तो 1977 से 1979 तक स्थगित रहे, ये स्थगित, इनको स्थगित किया गया। और फिर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पुनः इसको शुरू कर दिया। और उस समय जो है मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न देने का जो है घोषणा करके फिर से इनको शुरू कर दिया गया था। तो 1980 में पुनः प्रारंभ, यहाँ पर मदर टेरेसा को जो है दिया गया इस वर्ष भारत रत्न, और फिर से इसको प्रारंभ कर दिया गया। तो यहाँ पे ये बंद रहे थे 77 से 79 तक। विवाद फिर बढ़े और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। और जो है 1996 में बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, एक मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया, तब जाके रास्ता साफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्म पुरस्कार ये सम्मान है, अलंकरण है, इनको जो है उपाधि नहीं माना जाएगा। यानी कि ये दिए जा सकते हैं, ये उपाधियां नहीं हैं, ये सम्मान है, अलंकरण है, इनको दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त रहेगी कि कोई भी व्यक्ति जो इन पुरस्कारों को प्राप्त करेगा वह अपने नाम के आगे या नाम के पीछे इनको उपाधि की तरह नहीं लगाएगा। तो ये शर्त का पालन करते हुए उपाधियां जो हैं ये दी जा सकती हैं। तो केस का नाम आपसे पूछा जा सकता है। 1996 में बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसमें आया। निर्णय में क्या कहा गया कि ये उपाधियां नहीं हैं, उपाधियां नहीं हैं, अलंकरण हैं। आप सम्मान कह सकते हो, सम्मान है। और ये कुछ भी बिना किए नहीं दिए जा रहे हैं, ये बहुत विशेष काम करने पर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनको ऐसे ही हमने प्रसन्न होकर के कहा कि जाइए आज से आप भारत रत्न हो, ऐसा नहीं जैसे राजा महाराजा दे देते थे। ये बहुत आजीवन लोग काम करते हैं, अपने फील्ड में बहुत ही अप्रतिम कार्य करते हैं, तब ये पुरस्कार मिलते हैं। तो ये सम्मान है, ये उपाधियां नहीं हैं, अलंकरण है, यानी सम्मान है। यानी इनको हम आर्टिकल 18 में जो उपाधियों की बात की जा रही है उस श्रेणी में नहीं गिनेंगे। और अलंकरण सम्मान है, ये दी जा सकती हैं, दी जा सकती हैं। लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आगे कोई विवाद न होने पाए, इसलिए शर्त क्या है कि इन्हें नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जाएगा। इसीलिए आप देखते हो कोई भी व्यक्ति जो भारत रत्न या पद्म पुरस्कार विजेता है तो वो अपने नाम के आगे इस तरह से नहीं लिखता है कि भारत रत्न XYZ। तो वो एक नियम जो है वो बना दिया गया ऐसा। तो इस तरह से उपाधियों का ये अंत हो गया। सेना में और विद्या के क्षेत्र में उपाधियां अलाउ हैं, तो वो दी जाती हैं। तो इस तरह से है। अब एक चीज़ यहाँ पर और आप जान लें कि ये जो उपाधियों का अंत है ये निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। यानी ये दंडनीय अपराध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उपाधियाँ दे देता है या प्राप्त कर लेता है तो बाद में उसे मना किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा, लेकिन इसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 16 को पढ़ा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 16 में हमने जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता को देखा और साथ ही साथ में आरक्षण का क्या प्रावधान है इसको देखा। तो आर्टिकल 16(1) और 16(2) जो था वो हमको लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है और उसके बाद में 16(3) से लेकर 16(6) तक के जो हैं
वो उसके अपवाद हैं और उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अलग अलग जो क्लाज हैं उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जिसको आपने डिटेल में देखा। और इसमें रहा आरक्षण का पूरा मुद्दा, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है और आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत है। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक को डीप डिस्कस कर लिया है। ये समानता का अधिकार कहलाता है। इसमें टोटल समानता की बातें की गई थी। अब आर्टिकल 19 से हम शुरू करेंगे जो है स्वतंत्रता का अधिकार। वहाँ से हम स्वतंत्रता की बात शुरू करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।